हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज पार्ट 8 ऑफ आई दृष्टि घटना चक्र और इसमें हम 1 ईयर का करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में हम देखेंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का ये कौन सा संस्करण था, 8वां संस्करण। देखिए, आपको वीडियो में आगे जाने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर करा देते हैं कि यहाँ पर हम वो चीज़ें देखेंगे जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से रिलेटिव रहें, मीन्स एग्ज़ाम में डायरेक्ट टकराएं। अब ये पूरी डिटेल में तो हम पढ़ेंगे नहीं कि एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़ते हुए जाएंगे, उसमें आपका भी टाइम खर्च होगा और कुछ बेनिफिट भी नहीं होगा। तो सटीक और बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी यहाँ पर हम आपको देंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 किसके द्वारा यह परिणाम घोषित किए गए? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 8वां संस्करण है। टोटल 4,477 शहरों का आकलन हुआ, जिसमें कैंटोनमेंट बोर्ड और गंगा के किनारे बसे हुए गंगा टाउन्स भी शामिल हुए। लगातार 7वीं बार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। हालांकि इस बार इंदौर के साथ सूरत, गुजरात को भी प्रथम रैंक प्रदान की गई। तो अगर क्लीनेस्ट सिटी में पूछा जाए सबसे स्वच्छ शहर, तो इंदौर प्लस सूरत, गुजरात को घोषित किया गया। थर्ड रैंक नवी मुंबई की आई, फोर्थ रैंक विशाखापट्टनम एंड फिफ्थ रैंक भोपाल मध्य प्रदेश की रही। वहीं बात करें शीर्ष 5 शहरों की, तो ये तो 10 लाख 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या वाली श्रेणी में थे इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, भोपाल। और 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में सासवड़ टॉप पर रहा, पाटन छत्तीसगढ़ सेकंड, लोनावला थर्ड पे रहा, फोर्थ पे कराड़ और 5 पे पंचगनी महाराष्ट्र, जिसमें से 4 शहर महाराष्ट्र के और 1 पाटन छत्तीसगढ़ का रहा। 5 राज्य, देखिए यहाँ राज्य पूछेंगे और कंफ्यूज हो जाओगे आप। राज्य पूछा और आप एमपी, 80% स्टूडेंट्स के हैं एमपी ही लगाने की कोशिश करेंगे और वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर? महाराष्ट्र टॉप पर रहा, रैंक 1, सेकंड रहा एमपी और थर्ड रहा छत्तीसगढ़। और उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान रहा। उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान। शीर्ष 5 गंगा शहरों में यहाँ पर 4 उत्तर प्रदेश के और 1 उत्तराखंड का रहा नगर। वाराणसी टॉप पर रहा, सेकंड प्रयागराज और थर्ड रहा बिजनौर, फोर्थ रहा हरिद्वार और फिफ्थ रहा कन्नौज। छावनी में महू छावनी को सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष शहरों में उत्तर प्रदेश का नोएडा आया, जिसको 14वीं रैंक दी गई। और वहीं बात करें गाजियाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, फिरोजाबाद, प्रयागराज, इनकी काफ़ी नीचे रैंक देखने को मिली। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र घोषित शहर किया गया। सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर किसको घोषित किया गया? चंडीगढ़ को। वहीं बात करें कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल में, तो नोएडा उत्तर प्रदेश को क्या है 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया। कचरा मुक्त शहरों की जो रेटिंग मिली है इसमें 5 स्टार मिले हैं किसको? नोएडा को। और वर्ष 2024 हेतु स्वच्छ भारत मिशन के लिए गीत का भी विमोचन हुआ और इस गीत का शीर्षक है नया संकल्प है नया प्रकल्प है। गायक इसके कैलाश खेर हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम जनमन। हाँ, बात करें पीएम जनमन की, तो देखिए इसका थोड़ा बेस बता देते हैं। भारत में एसटी पॉपुलेशन कितनी है? 10.45 करोड़ है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में यह पाई जाती हैं, जिसमें एसटी में भी कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनको क्या है वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया है। पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, टोटल कितने हैं? 75। अब इनको सुधार लाने के लिए इनकी आर्थिक स्थिति में यहाँ पर मिशन चलाया गया प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन। अब इसकी डिक्लेरेशन की गई और इसके तहत 3 वर्षों में इस मिशन को कितने 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अब ध्यान किस किस चीज़ों का रखा जाएगा? सुरक्षित आवास,
स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क और दूरसंचार आदि जितनी भी आजीविका से संबंधित बुनियादी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। अब नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस कब 15 नवंबर को मनाया गया? वहाँ पर झारखंड में एक जिला है खुंटी, वहाँ से क्या है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जो कि किसकी फुल फॉर्म है? पीएम जनमन की, प्रधानमंत्री जनजाति आदि न्याय महाअभियान। तो इसकी शुरुआत की। अब इसका मुख्य जो लक्ष्य है वो 75 जनजातीय समूह को विकास करना है, जो हमने पीवीटीजी बताए थे। डायरेक्ट सवाल आ सकता है कितने पीवीटीजी हैं? 75। पीएम जनमन इसकी फुल फॉर्म आ सकती है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। कहाँ से स्टार्ट किया गया? झारखंड के खूंटी जिले से। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और इस मिशन के लिए 24,104 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। 9 मंत्रालय इसमें अपना सहयोग देंगे, लेकिन नोडल जो मिनिस्ट्री रहेगी वो नोडल मिनिस्ट्री रहेगी केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, यह इसकी नोडल मिनिस्ट्री होगी। और बाकी 8 जो मंत्रालय विभाग हैं वो भी इन पहलुओं मतलब इसके साथ सपोर्ट देंगे। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है नमो ड्रोन दीदी योजना। ये किससे संबंधित है? फर्टिलाइजर से। भारत में फर्टिलाइजर का भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन जो सेकंड नंबर पर इंपोर्टर भी है। प्रोड्यूसर सेकंड नंबर पर प्रोड्यूसर भी है, सेकंड पर इंपोर्टर भी है, क्योंकि यहाँ पर जो खनिज है प्राकृतिक संसाधन है गैस, फॉस्फेट, पोटाश, इनकी क्या है खनिजों की अपर्याप्त उपलब्धता रहती है उर्वरकों में, इसलिए इंपोर्ट किया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्या है वैकल्पिक उर्वरक और तरल नैनो उर्वरक इनका विकास संभव हुआ है, जिसमें नैनो यूरिया, नैनो डीएपी। अब ये क्या है खेतों में छिड़केंगे तो उससे क्या है उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। इसके लिए और यहाँ पर किसान ड्रोन स्टार्ट किया गया है। नमो ड्रोन दीदी योजना, इसका नाम कैसे पड़ा है नमो ड्रोन वो अभी बताएंगे हम। प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 1261 करोड़ रुपए इसमें कुल आर्थिक सहायता दी जाएगी, 1261 करोड़ की। इसमें जो महिला स्वयं सहायता समूह है एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनको ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। अब देखिए 15,000 ड्रोन में से 500 ड्रोन पहले उर्वरक कंपनी देंगी और बाकी 14,500 केंद्रीय सहायता से प्राप्त होंगे, और जिसमें सब्सिडी 80% की होगी, वित्तीय सहायता केंद्र सरकार देगी। और जो महिलाएं हैं एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें एक सदस्य चुना जाएगा जो ड्रोन को क्या है उड़ाने मतलब उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि ड्रोन को कैसे उड़ाया जाए, और उसके बाद बाकी उनको क्या है और काम करेंगे टेक्नीशियन वगैरह का सहायक के रूप में उनको भी प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो महिला ड्रोन का संचालन करेंगे उनको ड्रोन दीदी के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 संपन्न हुए। अगर बात करें चुनावों की तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 172 में और इलेक्शन कमीशन का जिक्र किस में है? आर्टिकल 324 में। अगर पूछा जाए कौन से एक्ट में है तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। और कौन सी धारा? धारा 15। इतना डीप हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि धारा पूछ ली जाती है। धारा कौन सी? धारा 15। और एक्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 172(1) एंड आर्टिकल 324। तो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं हम उनको यहाँ पर आपको एक टेबल की हेल्प से समझा देते हैं। 5 राज्य कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कितनी विधानसभा सीटें हैं, कितने और कौन विधानसभा अध्यक्ष रहे, कितनी महिलाएं जीती, एससी सीट कितनी है, एसटी सीट कितनी है,
कौन सी पार्टी जीती और मुख्यमंत्री जो जीते कौन सी सीट से जीते, और कुछ अन्य तथ्य यहाँ पर हम देखेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। उज्जैन दक्षिण सीट से ये एमएलए बने हैं, और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को बनाया गया है। एमपी में टोटल विधानसभा सीटें 230 हैं, और यहाँ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया है। टोटल महिलाएं जीतनी 27 एंड एससी सीटें हैं यहाँ पर 35 और एसटी सीटें हैं 47। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ 163 सीट जीतकर अपनी सरकार बनाई है। कितना मतदान हुआ? 77.15%। और यह कौन सी नंबर की विधानसभा है? 16वीं विधानसभा है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की तो विष्णु देव साय पहले ट्राइबल सीएम बने हैं, पहले आदिवासी। उनके साथ साथ 2 डिप्टी सीएम हो रहे हैं, अरुण साव और विजय शर्मा। विधानसभा सीटें छत्तीसगढ़ में टोटल 90 हैं, 90। और विधानसभा अध्यक्ष पूर्व सीएम रमन सिंह को बनाया गया है। अब तक टोटल 4 सीएम बने हैं छत्तीसगढ़ में। पहले अजीत जोगी, उसके बाद 3 बार रमन सिंह बने, फिर भूपेश बघेल और अब विष्णुदेव साय। महिला जीती 19, एससी सीटें 10 हैं, एसटी सीटें 29 हैं। बीजेपी ने यहाँ भी सरकार बनाई है छत्तीसगढ़ में 54 सीटें जीतकर। और जो विष्णुदेव साय हैं कुनकरी विधानसभा क्षेत्र से जीतकर ये विधायक बने थे और अब सीएम बन गए थे। शुभंकर चुनई चिरई रहा छत्तीसगढ़ चुनाव का। मतदान 76.31% हुआ, और यह वहाँ की 6वीं विधानसभा है। पहली विधानसभा में सीएम बने अजीत जोगी, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ में बने आपके रमन सिंह, 5th में बने भूपेश बघेल, और 6th में बने हैं विष्णुदेव साय। मिजोरम की बात करें तो लालडुहोमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये एक पूर्व IAS अधिकारी भी रहे, इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी में भी रहे थे। मिजोरम में टोटल सीटें 40 हैं, और 39 सीटें एसटी के लिए ही रिजर्व हैं। यहाँ पर 3 महिलाएं जीती हैं, और विधानसभा अध्यक्ष लाल बियाग जामा को बनाया गया है। ZPM यहाँ पर पहली बार सरकार में आई है, तो 27 सीट जीतकर ZPM ने यहाँ पर अपनी सरकार बनाई है। मतदान हुआ 80.66%, और ये मिजोरम की 9वीं विधानसभा है। लाल रिनपुई मिजोरम की फर्स्ट महिला कैबिनेट मंत्री बनी है। वहीं राजस्थान की बात करें तो भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं। कौन सी सीट से जीते? सांगानेर जयपुर से। 2 डिप्टी सीएम बनाए गए राजस्थान में, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। विधानसभा सीटें राजस्थान में टोटल 200 हैं, और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को बनाया गया। 20 महिलाएं जीती, 34 सीटें एससी की हैं, 25 एसटी की हैं, और मतदान 74.62% हुआ। 16वीं विधानसभा है, लेकिन चुनाव हुआ 199 सीटों पर, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत कुन्नर का निधन हो गया था, जो कि श्रीगंगानगर में सीट से लड़ रहे थे। श्रीगंगानगर में एक सीट है, वहाँ से लड़ रहे थे, लेकिन इनकी डेथ होने की वजह से वहाँ का चुनाव टला। और फिर वो चुनाव हुआ कब? 5 जनवरी को। 8 जनवरी को फिर कांग्रेस के प्रत्याशी ने यहाँ पर जीत दर्ज की। तेलंगाना की बात करें तो रेवंत रेड्डी सीएम बने हैं, और कोंडगल सीट से ये विधायक चुने गए। मल्लू भट्टी विक्रमार्क डिप्टी सीएम बने हैं। 119 विधानसभा सीटें हैं तेलंगाना में। गद्दाम प्रसाद कुमार को विधानसभा अध्यक्ष बनाया है। महिलाएं 10 जीती, एससी सीटें 19 हैं, 12 एसटी सीटें हैं, और यहाँ सरकार बनी कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 64 सीट जीत के। मतदान 71.34% हुआ, और तीसरी ये विधानसभा थी। 2 बार कौन जीते? केसीआर जीते, और थर्ड में कौन जीते? रेवंत रेड्डी। तो ये था 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया है। इसमें क्या बोला है? जो अनुच्छेद 370 है, जो जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, इसको क्या है कि केंद्र सरकार ने यहाँ पर संसद में इसको नल एंड वॉइड कर दिया था, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। उन्होंने ये बोला है कि जो केंद्र सरकार का फैसला था
वो क्या है, भारत के फेवर में ही था। मतलब एक तरह से संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था, न कि इसका उद्देश्य विघटन था। मतलब उसको एक तरह से जो केंद्र सरकार का डिसीजन था उसको फेवर किए 5-0 से। जो 5 जज थे, पांचों जज ने क्या है सर्वसम्मत से फैसला सुनाया केंद्र सरकार के हित में। आर्टिकल 370 के साथ आर्टिकल 35A को भी हटाया गया, क्योंकि जो आर्टिकल 35A है वो भी किससे उपजा, आर्टिकल 370 से। और ये क्या करते थे, जो वहाँ के स्थायी नागरिक थे उनको जमीन खरीदने, कारोबार करने और नौकरी आदि में विशेष प्रावधान दिए गए थे। अब इन दोनों को हटा दिए गए, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को। और 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को क्या है 2 अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया था। अब 11 दिसंबर 2023 को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का 5-0 से। इसमें क्या है सर्वसम्मत फैसले में केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त करने के निर्णय को वैध ठहराया है। इसमें उन्होंने यह भी बताया कि ये संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और बोली है कि जम्मू और कश्मीर को फिर से राज्य के दर्जे को बहाल किए जाए और 2024 तक वहां पर चुनाव कराए जाएं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 भी पारित किए गए। पहले देख लेते हैं जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023। ये धारा 2 में जो जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 था, इसकी धारा 2 में संशोधन किया गया। अब इसमें क्या है, जो अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, इनको नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करता है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023, इसमें क्या है, जो कश्मीरी प्रवासी हैं अधिकतम 2 सदस्यों को विधानसभा में नामित करने का प्रावधान है, जिसमें से एक महिला सदस्य होगी। और पीओ के रीजन से भी जो विस्थापित व्यक्ति हैं उनको भी नामित किया जा सकता है एक व्यक्ति को। अब संख्या यहाँ जम्मू और कश्मीर विधानसभा की सीटों की 107 से बढ़ाकर 114 सीट करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें 7 SC और 9 ST के लिए आरक्षित होंगी। वास्तविक सीटें 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर 107 से 114 और ये 83 से 90, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो 43 सीटें जम्मू में और 47 सीटें ये कश्मीर में होंगी जो 90 हैं, लेकिन जो पीओके वाला रीजन है उसमें 24 सीटें हमारी आरक्षित की गई हैं। तो एक्चुअल सीटें 90 हैं और 24 ये जब हम फ्यूचर में पीओके को भारत में मिला लेंगे तो वो फिर कितनी सीटें हो जाएंगी, 114। तो इस तरह से पहले से ही एडवांस में हमने रखा है। आशा करते हैं जल्दी ही पीओके भारत में मिल जाए। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023, देखिए अभी इसमें फिर से एक बार संशोधन किया गया है, क्योंकि महिलाओं को 33% सीटें क्या हैं आरक्षित हो गई हैं, तो यहाँ पर भी महिलाओं को 33% सीट आरक्षित करने के लिए दोबारा से यहाँ पर संशोधन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। मेरा युवा भारत मंच, इसका शुभारंभ किया गया है कब, 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कहां पर, कर्तव्य पथ पर। देखिए 15 अगस्त 2022 को मोदी जी ने क्या है 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी भारत में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। तब से लेकर अगले 25 वर्ष की अवधि को क्या है अमृत काल की संज्ञा दी गई। क्यों बोला गया 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता की से लेकर 100वीं वर्षगांठ तक, इस टाइम पीरियड को क्या है अमृत काल की संज्ञा दी गई है, क्योंकि जो ये टाइम पीरियड है ये क्या होने वाला है, भारत के युवाओं को देश का भविष्य रचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए इसको अमृत काल बोला गया है।
अब विजन 2047 को साकार करने के लिए यहाँ पर अलग अलग मिशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें मेरा युवा भारत भी एक तरह से इसी के अंडर में आता है, अमृतकाल के अंडर में। कब कहाँ चलाए गए ये भी हमने बताया, कर्तव्य पथ पर पीएम मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर। ये क्या है, एक स्वायत्त निकाय है, किसके अंडर में आता है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा के अंडर में ये आता है, मेरा युवा भारत मंच। ये क्या है, इसमें क्या है, विकास के लिए टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रदान करता है। ये क्या करेगा, एक ही स्थान पर एक संपूर्ण सरकारी मंच के रूप में सेवा प्रदान करेगा। अब इसमें क्या क्या योगदान दिए जाएंगे, राष्ट्रीय युवा नीति में युवा की परिभाषा 15 से 29 वर्ष की दी गई है, और इसमें एक फिजिटल टर्म दिया गया है, फिजिटल मीन्स फिजिकल और डिजिटल दोनों रूप से गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। और इसमें क्या है, युवाओं को पैसिव रेसिपिएंट्स की जगह क्या है, एक्टिव ड्राइवर बनाने में ये मदद करेगा। तो ये था मेरा युवा भारत, किसके द्वारा, ये ध्यान रखना है, नोडल मंत्रालय इसका मंत्रालय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय है। नेक्स्ट टॉपिक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन हुआ। कब हुआ, ये 31 अक्टूबर 2023 को हुआ, नेशनल यूनिटी डे के मौके पर। इसी टाइम मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कला यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। मेरी माटी मेरा देश, यहाँ पर क्या अलग अलग जगह से यहाँ पर मिट्टी लाई गई थी। तो यहाँ पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, 26 जनवरी को वीर बाल दिवस और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की डिक्लेरेशन की गई थी। तो इसकी शुरुआत वैसे औपचारिक रूप से 12 मार्च 2021 को हुई थी आज़ादी के अमृत महोत्सव की, और एंड कब हुई, 31 अक्टूबर 2023 को। कम ये 2.5 साल के आसपास पूरा ये प्रोग्राम चला। तो इसमें टॉप पर कौन रहा, आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन पर यहाँ पर पुरस्कार दिए गए। अब टॉप पर रहा जम्मू और कश्मीर, सेकंड रैंक मिली गुजरात को, थर्ड मिली हरियाणा और राजस्थान दोनों को। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 मंत्रालय में केंद्रीय विदेश मंत्रालय टॉप पर रहा, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को सेकंड रैंक मिली, केंद्रीय रेल मंत्रालय और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को थर्ड रैंक मिली। 31 अक्टूबर 2023 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्तव्य पथ पर क्या है, अमृत महोत्सव मेमोरियल का शिलान्यास किया। और ये किस लिए किया गया, आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण के स्मारक का शिलान्यास किया गया। मेरी माटी मेरा देश, जैसा कि हमने अभी बताया था, ये एक अभियान चला। इसमें क्या है, ये किस लिए, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कराया गया। और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम था, मेरी माटी मेरा देश। इस अभियान का आयोजन मेरी माटी मेरा देश का 9 अगस्त से 31 अक्टूबर 2023 तक। और मंत्रालय कौन सा था, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, और इसमें केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, इन दोनों मंत्रालय द्वारा चलाया गया। जिसमें क्या है, जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया उनको याद किया गया। और टैगलाइन थी, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन।